राजधानी देहरादून में टूटेंगे 2500 से ज्यादा मकान। बिंदाल रिस्पॉन्स एलिवेटेड हाईवे का होगा निर्माण। 2619 टूटेंगे कच्चे और पक्के मकान। उत्तराखंड मंडी परिषद अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा साक्ष्य हैं तो सीएम के सामने पेश करें, भू माफियाओं के दबाव में आकर न दे बयान। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस और एसडीआरएफ ने शव को निकाला बाहर। 48 से 50 साल बताई जा रही मृतक की उम्र। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है राजधानी में टूटेंगे 2500 से ज्यादा मकान। 26 मोहल्ले होंगे प्रभावित। बिंदाल रिस्पॉन्स एलिवेटेड हाईवे का होगा निर्माण। बिंदाल रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के चलते जमीन अधिग्रहण की जाएगी। 2619 कच्चे और पक्के मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकारी लगातार सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रिस्पॉन्स एलिवेटेड हाईवे का निर्माण होना है और जिसके चलते लगभग 2500 से ज़्यादा घरों को तोड़ दिया जाएगा। कच्चे पक्के मकानों को इस दौरान ध्वस्त भी किया जाएगा। जमीन अधिग्रहण की जाएगी ताकि एलिवेटेड रोड बनाया जा सके। 2619 कच्चे और पक्के मकान तोड़ने की भी बात कही गई है और लगातार सर्वे इसका किया जा रहा है। अधिकारी इसका सर्वे कर रहे हैं। और संवाददाता समृद्ध मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समृद्ध, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं कच्चे पक्के मकानों को तोड़ने की? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके से हमने देखा कि 2619 मकान जो है उनको अधिग्रस्त करने के बाद जो अभी सामने आ रही है, ऐसे में जो रिस्पना और बिंदाल नदी है, इन दोनों के किनारे, रिस्पना नदी के किनारे तकरीबन 11 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा और वहीं अगर बिंदाल नदी की बात करी जाए तो तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। वहीं अगर इलाके की बात करी जाए तो तकरीबन 44 हेक्टेयर का इलाका ऐसा है जो रिस्पना नदी के किनारे है, जिसको अधिग्रस्त करा जाएगा और वहीं बिंदाल नदी के किनारे का 43 हेक्टेयर का इलाका है, उसको ग्रस्त करने की बात फिलहाल सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए समृद्ध, कब ये कार्य शुरू होगा और इसको लेकर के अभी किस तरह की चर्चाएं भी हैं, किस तरह का माहौल भी बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये लोग जिनके घर तोड़ने की बात की जा रही है, क्या अतिक्रमण करके रह रहे थे? देखिए, उसमें कच्चे और पक्के मकान दोनों ही हैं और जो लोक निर्माण विभाग है उसके जो अध्यक्ष हैं राजेश शर्मा जी, उनका साफ तौर पर देखिए ये कहना है कि जो भी मकान थे उनका पहले सर्वे हो रहा है। अधिकारी जो भी हैं वो वहाँ सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद देखिए जो रिपोर्ट तैयार होगी उसके बाद अधिग्रस्त करने के बाद आगे का निर्माण कार्य जो है वो पीडब्ल्यूडी करते हुए नजर आएगी। साथ ही इसमें चीज गौर करने वाली एक ये भी है कि देखिए जितने भी मकान है वहाँ पर, क्योंकि एक 15 किलोमीटर का इलाका है और एक 11 किलोमीटर का इलाका है, ऐसे में जो कच्चे मकान है चलिए वो तो ठीक है, लेकिन जो पक्के मकान है उनकी अभी कोई पुष्टि हो नहीं पा रही है कि आखिरकार वो अवैध तरीके से थे या फिर वैध तरीके से थे। लेकिन समृद्ध, ये जो लोगों के मकान तोड़े जाएंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या इसको लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है? इसको लेकर देखिए फिलहाल तो अभी कोई प्लान सामने आया नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार विपक्ष होने के नाते मांग उठा रही है। तो देखिए इनके लिए सरकार को कोई प्रयास करना चाहिए और इस एलिवेटेड रोड के तहत कहीं ना कहीं जो सियासत है प्रदेश में वो भी करवाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि तकरीबन 2619 मकान यानी कि 26 कॉलोनियां ऐसी हैं जो अधिग्रस्त हुई जाएंगी। बिल्कुल समृद्ध, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत के जिला सभागार में जनपद अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और विभागों के लिए एक विशेष समन्वय बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने की। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों और विभागों के अधिकारियों ने आपसी सहयोग से जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने पर चर्चा भी की है। वहीं जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को आपसी संवाद और समन्वय में सुधार करते हुए सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में तत्परता से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी एनजीओज को एक सप्ताह में एसपी कार्यालय में विवरण जमा करने के भी आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास परिषद के अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दोनों नेताओं ने इन आरोपों को बौखलाहट भरा और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर यशपाल आर्य के पास कोई साक्ष्य है तो वे तत्काल मुख्यमंत्री को अवगत कराएं, सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। नेताओं ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि पुराने प्राधिकरण और विनियमन क्षेत्रों को छोड़कर नए क्षेत्रों में मानचित्र प्रक्रिया स्थापित और स्थगित कर दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यशपाल आर्य ने यह बयान उन भू माफियाओं के दबाव में आकर दिया है
जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर कॉलोनियां बना रहे हैं। कि विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं है उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। हमारे सरकार की विचारधारा के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतनी ईमानदारी निष्ठावान तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एविडेंस नहीं है। पूरी तरह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और उसके बाद देखिए सामान्य नागरिक संहिता कानून बना, आपने देखा। वास्तव में भारत को, जो हमारा उत्तराखंड है, भारत के मानचित्र में अलग से स्थान रखता है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी, हम जनता के सेवक के रूप में कार्य करें। हमसे बताइए, हम उसे जरूर दूर करें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए और बड़ा हमको हास्यास्पद आरोप लगे, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने एक जमीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार ने छुड़वा दिया। और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी जगह कोई स्थान नहीं है। 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं, कोई उनके पास संज्ञान में विषय है तो इस प्रकार मीडिया में जाने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर वो कहीं भू माफिया जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं उनके दबाव में बयान दे रहे हैं, तो मेरी उनको बड़े भाई के छोटे भाई के नाते सलाह है कि वो सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रदेश में बड़े बड़े जो अभी रेणु जी ने काम गिनाए कि मानस खंड बन रहा है, मानस माला खंड बन रहा है, इतने बड़े 4 धाम यात्रा चल रही है और इस प्रदेश को जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेकर धामी जी आगे बढ़े, उसमें सकारात्मक सहयोग देंगे तो जनता उनको स्वीकार करेगी। और अगर खाली अपनी छोटी वाहवाही के लिए अगर इस पर बयान देंगे, उनका इस और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से मामला तूल पकड़ते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि आरोपों की राजनीति भी लगातार जारी है। देखिए, जब से जो हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट ने अपने ही सरकार पे प्राधिकरण अधिकारियों पे भ्रष्टाचार को आरोप लगाए, तो उसके बाद जो है कांग्रेस जो हमलावर हो गई है, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी प्राधिकरण को भ्रष्टाचार, भूमाफिया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस प्रकार से सरकार में जो है सरकारी तंत्र रिश्वत देते हैं, उनके खुद मेयर ने इस बात को खोला है, जिसका खंडन करते हुए जो है मंडी परिषद के अध्यक्ष हैं अनिल डब्बू और महिला आयोग के अध्यक्ष जो दर्जा मंत्री बनी रेणु अधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जो यशपाल आर्या के जो है बयानबाजी आ रही है, तो ये मीडिया में ना जाने की बजाय ये मुख्यमंत्री से वार्ता करते, मुख्यमंत्री को अवगत कराते कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। वो खुद भ्रष्टाचारी सरकार में लिप्त हैं। उनकी सरकार जो है, जो कांग्रेस सरकार थी पहले, वो खुद भ्रष्टाचारी थे। जब से प्राधिकरण में नए नियम लागू हुए, उसके प्राधिकरण जो सख्त हो गया है, जिससे जो भूमाफिया बौखला गए हैं और कांग्रेस में जो अधिकांश लोग जो भूमाफिया का काम करते हैं, इसी के चलते प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कर्णप्रयाग की अलकनंदा नदी में एक अज्ञात शव मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली से राकेश भट्ट ने गोचा चौकी पुलिस को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला और शव की शिनाख्त और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। और संवाददाता जितेंद्र पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह यह हादसा भी हुआ और क्या कुछ अभी निकल करके सामने आ रहा है? लगता है संपर्क टूट गया है जितेंद्र से, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा हुआ है और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और शव को बाहर भी नदी से निकाला गया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और शव की शिनाख्त भी की जा रही है।
तो अलकनंदा नदी में ये अज्ञात व्यक्ति का भी शव मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल एसडीआरएफ की टीम में पहुंची और व्यक्ति को शव को नदी से बाहर भी निकाला गया। खबर टिहरी से है, जहां कोतवाली कीर्तिनगर के चौपड़ियों जियालगढ़ के पास एक मोटरसाइकिल और पानी के टैंकर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक आमिर तोमर घायल हो गया, जिसको रेलवे की एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे कोतवाली कीर्तिनगर प्रभारी देवराज शर्मा ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और पुलिस ने टैंकर चालक को भी कब्जे में ले लिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। वहीं स्थानीय ग्रामीण रामलाल नोटियाल ने बताया है कि उक्त पुल पर बहुत हादसे हो रहे हैं, लेकिन शासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जियालगढ़ पुल है, हमेशा ही एक्सीडेंट का पुल रहा है। मैंने पहले से ही कहा, इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर बताया था एनएच के अधिकारियों को कि यहाँ पर जो इसका अलाइनमेंट है वो उधर से डाउन है और फिर एक ऊपर से गड्ढा उभरा हुआ है, और उसमें जब वहाँ से कोई भी गाड़ी आती है तो उससे जो है गिरने की संभावना रहती है। और आज फिर से जो है ऐसा ही कुछ हुआ है। वहाँ से जब कोई बाइक वाला आया तो वो बाइक वाला वहाँ से उछल के जो है वो बाइक से आगे गिर गया और गाड़ी ने उसको रौंद के निकल गई। ऐसा जो है वहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जब हमने भी तब देखा जब भीड़ लगी हुई थी, तो हम जब गए तो वहाँ पर उसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, पैर भी और सर पे भी बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी। तो हम लोगों ने पुलिस को बुलाया, मैंने जो है एम्बुलेंस को भी बुलाया और पुलिस को भी बुलाया, तब जाकर पुलिस आई तो तब जाकर उसको यहाँ से रेफ़र किया गया। लेकिन ढूंगी निवासी भूपेंद्र सामंत ने दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर इलाके का नाम रोशन किया है। इसके साथ 23 वर्षीय भूपेश ने भविष्य में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की बात भी कही है। भूपेश के पिता पेशे से व्यवसाय हैं और भूपेश ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है और ये नेशनल था, तो अब मैंने प्रो कार्ड के लिए अपना क्वालिफाई कर लिया है। तो अब प्रो कार्ड मेरा दिसंबर में होगा, तो उसके बाद अगर मेरे को प्रो कार्ड मिलता है तो फिर मेरा यूएसए के लिए सिलेक्शन हो जाएगा बाहर इंटरनेशनल। तो हमने इसको तो अपना माता पिता को देना चाहूँगा कि इतना सपोर्ट किया, क्योंकि औरों के जो बच्चे होते हैं तो मतलब वो इतना सपोर्ट नहीं करते वो भी जिम के प्रति कि और ये मत खाओ वो मत खाओ, कहते हैं कि इस प्रोटीन से हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सप्लीमेंट है वो सब ऑर्गेनिक बनते हैं, प्रोटीन जो पाउडर बनते हैं वो सब ऑर्गेनिक मिल्क से बनता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बाकी बस यही है कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए और बाकी मेरे को सपोर्ट करते हैं खूब। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि नशे इन चीज़ों से दूर रहें और अपना टाइम से लाइफस्टाइल तो अपनी सही करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम ही जाएँ, अपना रनिंग हो गया, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। और भी स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, बहुत जगह है, अपना कहीं भी स्पोर्ट बना सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, नशे से रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में 2 युवकों की गुंडागर्दी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 युवक एक लड़के को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीट रहे हैं। मारपीट इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने युवक को सड़क पर गिराकर लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि पीड़ित युवक दुकान के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक 2 युवक आए और उस पर हमला कर दिया। रुड़की के ग्राम डांडा जलालपुर गांव में बाइक खड़ी करने पर की बात पर 2 पक्षों में आपस में विवाद बढ़ गया। मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। झगड़े में कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जिसे देखते हुए पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला ताकि माहौल शांत रखा जा सके। देखिए, वहाँ बाइक लगाने को लेके बता रहे हैं, एक छोटा-सा इश्यू था, उसमें लड़के आपस में भिड़ पड़े हैं। तो इलाके में तो शांति व्यवस्था है, बाकी उनको बोला है कि आप अपना मेडिकल कराएँ और अभी किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं आई है। आपस के नोन हैं, परिचित हैं, बस एक छोटे से मामले को लेके झगड़ा बताया जा रहा है। अब अभी पुलिस वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ये झगड़ा हुआ
वहाँ पर शांति व्यवस्था है। छोटा सा इश्यू था और बीच बचाव में कुछ लोग आए बच्चों के झगड़ों में, तो शायद कुछों को चोटें आई हैं, वो अपना मेडिकल जो भी करा रहे हैं। हमें तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बाकी इलाके में शांति व्यवस्था बनी है, फोर्स वहाँ पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और पाकिस्तान को भारी नुकसान भी पहुंचा। अब इसे लेकर बीजेपी के नेता दिल्ली से लेकर देहरादून तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सेना की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी हो रहा है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि भारत ने 100 से अधिक आतंकियों को मारकर पाकिस्तान के आतंकी ढांचे और एयर डिफेंस को ध्वस्त कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ा संदेश दिया। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 रेलवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़े हैं। महेंद्र भट्ट ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के 6 एयरवेज और एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट किया। साथ ही पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारत की सीमा के अंदर नहीं घुसने दिया गया और टॉप आतंकी कमांडर को मार गिराया। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि आज गर्व से भर देने वाला पल है। बीजेपी नेता नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते ये कह रहा हूँ कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व में आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है। 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री वापस आए और बिहार की धरती से स्पष्ट कहा कि वही होगा जो देश चाहता है और वही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। तीस अप्रैल से जारी विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा में की गई व्यवस्था से जहां तीर्थ यात्रियों में खुशी है, तो वहीं कारोबारियों में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा गतिमान है। चारधाम यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। मात्र 12 दिनों में अभी तक चारों धामों में करीब 5.5 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि दामी सरकार ने जो व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के लिए की है, उन्हें सभी श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से प्रथम पखवाड़े में ही 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और 27 लाख से ज्यादा का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पार हो चुका है, वह यह दर्शाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों की जो सुख सुविधाएं यहाँ पर करी जा रही है वो पूरी तरीके से सही है। अच्छे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था
और जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आएंगे उनके लिए अच्छे शौचालय की व्यवस्था, ये पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रही है और तीर्थयात्री यहाँ पर आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यात्राओं को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जो लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो सब चीजें यह दर्शाती है। और ये आंकड़ा, मेन तौर पे ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि चारों धाम में जो हमारी यात्रा चल रही है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले श्रद्धालु ये यात्रा से पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी सौरभ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है, जिस पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिरों तक लगभग 2 किलोमीटर के सफर पर शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को मंदिर प्रांगण तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे, जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे, उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहां जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। इधर भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में 4 धाम यात्रा अपनी चरम पर है। ऐसे में बद्रीपुरी के होटल लॉन्च एसोसिएशन के पदाधिकारियों और संचालकों के साथ श्रमिकों को अग्निशमन की टीम ने ज्योतिर्मठ सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सभी होटल पदाधिकारियों को अग्नि सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण टिप्स दी हैं। आज बद्रीनाथ में एक होटल एसोसिएशन की तरफ से फायर की पूरी टीम को बुलाया गया था। पहले मीटिंग हुई थी हमारी और आज बुलाया था और इनका प्रशिक्षण के लिए जो है आप हमें बताएंगे। तो इनकी टीम, इनके इंस्पेक्टर श्याम सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम आई है और उन्होंने हमको वो पूरा जो है इसका एक जिसको कहते हैं कि इनकी नॉलेज दी कि कैसे करके आपने इसको यूज़ करना है, कैसे करके रखना है और कितने मानक कैसे हैं, क्या कितने होटल जैसे बनते हैं तो कितने सिलेंडर कैसे रखे जाएंगे। तो काफ़ी लोग पूरी बद्रीनाथ की होटल एसोसिएशन की टीम आई थी और इन्होंने डेमो करके भी दिखाया है। तो ये जागरूकता जरूरी है क्योंकि हर होटलों में जो है इक्विपमेंट्स जरूर रहते हैं लेकिन उनको चलाना नहीं आता है। तो पूरे सब लोग आए, काफ़ी लोग संतुष्ट हुए। बद्रीपुरी के होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि इस तरह के अग्निशमन जागरूकता कार्यक्रम होटल लॉज कारोबारियों के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में ठहरने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कारगर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।